हम चल रहे हैं उन जनजातियों के बारे में पढ़ने, उन लोगों के बारे में पढ़ने जिनको आपस में लड़ाकर अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण और गहराई से किया है। हम जानते हैं कि भारत में वनस्पतियां बहुत बड़े पैमाने पर है और भारत प्राकृतिक संपदा वाला देश है। यहाँ पर प्रकृति ने बहुत सारे संसाधन उपलब्ध करा रखे हैं और हमारे जंगलों में बहुत कुछ है। तो जब अंग्रेज आए, उन्होंने देखा, समझा, समीक्षा करी, तो उन्हें यह पता चला कि भारत के जंगलों में बहुत सारे संसाधन हैं, ऐसी लकड़ियां हैं जिनका उपयोग करके हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उन जंगलों में कुछ विशेष जनजातियां रहती थी जो जंगल को अपने जीवन का आधार मानती थी। तो उनके बीच में कैसे क्लैश हुआ और फिर उनको भारत की एक जनजाति के साथ कैसे लड़ाया गया, इस चीज को हम चल रहे हैं आज समझने। राजमहल की पहाड़ियों को समझेंगे, पहाड़िया लोगों को समझेंगे और सांथालों को भी समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पहले तो हम राजमहल की पहाड़ियों का विवरण समझेंगे कि क्या है राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, और पहाड़िया लोग। ठीक है, बुकानन ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में राजमहल की पहाड़ियों को दौरा किया। किसने किया? बुकानन ने। ठीक है, बुकानन के विवरण से ऐसा लगता है कि ये पहाड़ियां अभेद थी तथा इलाका खतरनाक था। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित रहते थे और कभी कभी तो उनके आने पर अपने घर बार और गांव छोड़कर भी भाग जाते थे। बुकानन जहां कहीं भी गया, उसने वहां के निवासियों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण पाया। उसने अपनी पत्रिका में इन इलाकों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। किसने? बुकानन ने। और ये जहां जहां बुकानन गया, इन लोगों ने हमेशा उसे शक की दृष्टि से देखा, और देखना स्वाभाविक भी था। आप इस देश के नहीं हैं और आपके बारे में जो अफवाहें लोगों तक पहुंची है वो सकारात्मक नहीं है, वो नकारात्मक है, जिस कारण से लोग आपको सकारात्मक दृष्टि से तो नहीं देखने वाले। चाहे आप माने या ना माने, आपके प्रति लोगों का रवैया शत्रुतापूर्ण होगा ही होगा, क्योंकि जो लोगों के कान तक बात आई है, जो उन्हें पता चल रहा है समाज में क्या घटित हो रहा है, उसके आधार पर तो उन्हें इस बात का आभास है कि आप लोग एक बेहतर इंसान नहीं है, आप हमें लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। इसलिए भी हो सकता है कि ये पहाड़िया लोग जहां जहां बुकानन गया उसे शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आगे सुनिए। राजमहल की पहाड़ी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। इसे कहते हैं झूम खेती। ठीक है, कभी यहां कभी वहां, कभी भी ये एक जगह रुककर खेती नहीं करते थे। ये रहते भी थे तो एक जगह 6 महीने, एक साल, उससे ज्यादा वो कभी भी एक जगह सेटल होकर खेती नहीं करते थे। इस खेती को क्या कहा गया है? झूम खेती कहा गया है। तो पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? झूम खेती करते थे। ये याद रखना, ये 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, वे झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर भूमि को खेती योग्य बना लेते थे और अपने गुजारे के लिए ज्वार, बाजरा तथा तरह तरह की दालें उगा लेते थे। वे कुदाल से जमीन को खुरच कर उस पर कुछ वर्ष खेती कर लेते थे, फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे उस भूमि में खोई हुई उर्वरकता फिर लौट आती थी। जंगल में होने वाले विभिन्न फल फूलों से भी ये अपना पेट भर लेते थे। पहाड़िया लोग इमली के पेड़ों के बीच झोपड़ियां बनाकर रहते थे। ये संपूर्ण प्रदेश को अपनी भूमि मानते थे तथा बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। मतलब पूरे जंगल को ये अपना घर मानते थे। ठीक है, और बाहरी लोगों का आगमन से ये उसे बचाने का प्रयास भी करते थे। इनके समूह के मुखिया होते थे जो अपने समूह में एकता बनाकर रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातीय अथवा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व तथा रक्षा का प्रयास
करते थे। हर पहाड़िया जो लोग थे इनकी अपनी अपनी जनजातियां थी और हर जनजाति का अपना एक मुखिया होता था जो कि इन सभी कामों को अंजाम देता था। वो इनके आपसी इंटरनल डिस्प्यूट्स और दो समुदायों के बीच के और बाहरी लोगों से होने वाली लड़ाइयों के बीच होने वाली लड़ाई में अपनी जनजाति का नेतृत्व करता था। अपनी जनजाति का नेतृत्व करता था। पहाड़िया लोग मैदानी इलाकों पर बहुधा आक्रमण करते रहते थे, जहां किसान अस्थायी रूप से एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। इन आक्रमणों का एक कारण था अकाल के वर्षों में स्वयं को जीवित रखना तथा दूसरा इन क्षेत्रों को अपनी ताकत का एहसास कराना। मतलब ये लोग जो लोग अस्थायी तौर पर रहकर किसानी खेती किया करते थे उनके ऊपर बार बार आक्रमण भी किया करते थे, जिससे कि उनके मन में डर बैठा रहे कि हाँ भाई कि कोई है। डर भी बिठाने का काम करते थे जिससे कि वो लोग जंगल की तरफ ना बढ़ सके, जंगल को काटने की हिम्मत ना कर सके। और जब कभी अकाल या भुखमरी आ जाती थी तो अपने आप को जीवित रखने के लिए वो इन चीजों को अंजाम देते थे, चोरी करते थे और लूट फसोट घसोट जो भी संभव हो सके जीवन के लिए वो किया जाता था, जिससे कि वो अपने आप को सरवाइव कर सके, अपने जीवन को सरवाइव कर सके और आगे बढ़ सके। समझ में आई बात? तो इतना काम होता था। ठीक है, आगे सुनो, आगे क्या है। इसके अतिरिक्त बाहरी लोगों के साथ दूसरा, इन क्षेत्रों को अपनी ताकत का एहसास कराना। इसके अतिरिक्त बाहरी लोगों के साथ राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी ऐसे आक्रमण किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदार बहुधा इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर अपने उनसे शांति खरीदते थे। व्यापारी भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथ कर दिया करते थे। इसके बदले में पहाड़िया मुखिया उनकी तथा उनके माल की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते थे। तो ये इनकी कमाई का भी एक जरिया था। अगर डर नहीं बिठाओगे तो कौन आपको पैसा देगा भाई? सुरक्षा का, है ना? जैसे अमेरिका को पूरी दुनिया पैसा देता है, वैसे ही ये पहाड़िया लोग के मुखिया भी पैसा उगाही का ये तरीका अपनाते हैं। किसानों की मुखियाओं से पैसा लेने, हम तुम्हारे खेत वेत नहीं खराब करेंगे। और जो जंगल से व्यापारी रास्ते जाते थे उसके लिए व्यापारियों से टैक्स लिया जाता, तुम्हारा माल नहीं लूटा जाएगा और नहीं दोगे तो तुम्हारा माल दबा के लूटा जाएगा, निकाल के दिखा दो। तो इस तरह से कमाई का भी ये तरीका था उन लोगों का, जिसके माध्यम से वो लोग अपने आप को सक्षम बनाते थे। ठीक है, आगे सुनो। यह स्थिति अधिक समय तक नहीं चली। अंग्रेज लोग इन पहाड़िया लोगों को असभ्य, बर्बर, क्रूर और उपद्रवी मानते थे। कौन मान रहा है ये सारी चीजें? अंग्रेज, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसीलिए उन्होंने एक ओर तो इन जंगली लोगों को सभ्य बनाने का प्रयास किया तथा दूसरी ओर इस क्षेत्र में खेती को अस्थायी बनाया। अंग्रेजों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार इसलिए आवश्यक था, अंडरलाइन करना, क्यों? अंग्रेजों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार इसलिए आवश्यक था क्योंकि इससे राजस्व के स्रोत में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी तथा एक अस्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। जंगलों की कटाई होने लगी तथा जमींदारों और जोतदारों के ने परती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। तो अंग्रेजों ने इन्हें सब असभ्य, क्रूर, सब कुछ का उपद्रवी कहकर इनके जंगल इनसे हड़पने स्टार्ट कर दिए। देखो ये लोग अस्थायी थे, झूम खेती करते थे, तो इनसे टैक्स कलेक्ट कर पाना अंग्रेजों के लिए नाको चने चबाने जैसा था। इसीलिए उन्होंने पहले तो इनको सभ्य करने की कोशिश की कि बदल जाओ तुम लोग, ये झूम खेती छोड़कर जंगलों को काट कर खेत बना दो और अस्थायी तौर पर रहकर खेती करो। लेकिन ये लोग तो जंगली कहा है ना भाई, तो जंगली थे, है ना? इनको वो बातें समझ नहीं आई। लेकिन अंग्रेजों को तो अपना बेनिफिट देखना था, जमींदारों को भी बेनिफिट देखना था। तो फिर उन्होंने जंगलों को कटवाना स्टार्ट किया और इसके लिए उन्होंने किनको बुलाया? सांथाल लोगों को। अभी आगे आएगा कि इनके और पहाड़िया लोगों के बीच में कैसे होता है कलह।
ठीक है, अब देखो सुनो। अस्थायी कृषि के विस्तार के परिणाम स्वरूप जंगलों और चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया, जिससे पहाड़ी लोगों तथा अस्थायी खेतीहारों के बीच झगड़ा तेज हो गया। होना स्वाभाविक था, जब तुम मेरे एरिया में घुस रहे हो तो लड़ाई तो होगी ही होगी, क्योंकि खेती का विस्तार हो रहा था और खेती का विस्तार होने के कारण जंगल चारागाह सब समाप्त होते जा रहे थे, क्योंकि उनको खेतों में तब्दील किया जा रहा था। और किसके कहने पे किया जा रहा था? अंग्रेजों के कहने पर। और क्यों? क्योंकि उससे टैक्स आता। चारागाह से तो कोई टैक्स आने वाला नहीं है, जंगल से कोई टैक्स आने वाला नहीं है, आएगा तो कैसे आएगा? खेत से आएगा, और खेत जब तक जंगल कटेंगे नहीं, खेत का विस्तार हो नहीं सकता। समझ में आई बात? तो इसीलिए अंग्रेजों ने जंगलों को कटवाया और अस्थायी कृषि को बढ़ावा दिया। और इसमें उनका साथ किन लोगों ने दिया? जमींदारों ने। और किस समुदाय ने साथ दिया? सांथालों ने भी। ठीक है, अभी आगे आएगा, सांथाल भी विद्रोह करेंगे, सुनना। पहाड़ी लोग अब पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमले बोलने लगे तथा ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। इन पहाड़ियों पर काबू रखने के प्रयासों में असफल होने पर 1770 के दशक में इन्होंने इनका सफाया करने की नीति अपना ली तथा इसका शिकार एवं संहार करने लगे। इसके पश्चात 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्वेलीलैंड ने शांति स्थापना की नीति का प्रस्ताव किया, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था, जिसके बदले में उन्हें अपने लोगों के चाल चलन की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखने तथा अपने लोगों को अनुशासन में रखने का भी प्रयास करना था। कुछ पहाड़िया मुखियाओं ने यह वार्षिक भत्ता स्वीकार कर लिया तथा औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन गए। इससे वे अधीनस्थ कर्मचारी अथवा वैतनिक मुखिया बन गए तथा अपने समुदाय की सत्ता खो बैठे। जिन्होंने भी अंग्रेजों की चापलूसी स्वीकार करी, उन्हें पहाड़िया जनजाति के लोगों ने अपना नेता मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। साफ तौर पर इनकार कर दिया। हमने मुखिया आपको अपने हितों की रक्षा के लिए बनाया है, ना कि अंग्रेजों के हितों की। समझ में आई बात? तो उन लोगों ने उस व्यक्ति को जो था मुखिया, उसे उसके पद से निलंबित कर दिया। कहा कि अब आप हमारे नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप हमारा पक्ष नहीं, आप उनका पक्ष लेने और उनकी भाषा बोलने के लिए आ रहे हैं। और हमें अपनी भाषा बोलने वाला चाहिए, हमें उनकी भाषा बोलने वाला नहीं चाहिए। तो देखिए अंग्रेजों ने किस प्रकार की कूटनीति का प्रयास किया है आपको तोड़ने का। आप में से ही उन्होंने पहले लालच को निकाला कि कौन है लालची, किसका जमीर हम खरीद सकते हैं। तो जिसका जमीर हम खरीद पाएंगे उसके माध्यम से हम इस समुदाय को ही खंडित कर देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था, नहीं कर पाते शुरू में। आगे सुनो। संभवतः आम मुखियाओं को इस स्थिति का पूर्वाभास था, इसीलिए बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने ब्रिटिश सरकार का यह भत्ता लेने से मना कर दिया। जब बुकानन 1810-11 में इस क्षेत्र की यात्रा पर गया, उस समय पहाड़िया लोग स्वयं को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से सुरक्षित करने तथा ब्रह तत्वों से संघर्ष चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भाग में चले गए थे। ऐसे में स्वाभाविक ही था कि ये लोग बुकानन को संदेह एवं अविश्वास की दृष्टि से देखते, क्योंकि उसके मन में यह धारणा घर कर गई थी कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के संसाधनों को नष्ट करने पर उतारू है। इसीलिए वे किसी भी अंग्रेज के आगमन को बड़ी व्यंग्यता से देखते थे। तो अब आपको पता चल गया ना बुकानन को क्यों शक के दृष्टि से देखा
जा रहा था, क्योंकि आपने उनके साथ अभी तक जो भी आपके लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया था वो कदापि उन्हें स्वीकार्य नहीं था, जिस कारण से वो आपको स्वाभाविक है कि शक की दृष्टि से देखेंगे। वो हर अंग्रेज को उसी दृष्टि से देखेंगे, चाहे आप अच्छे ही क्यों ना रहे हो, लेकिन आप भी अच्छे नहीं थे। आप भी इस चीज की पैमाइश करने गए थे कि किस जमीन पर क्या उगाया जाए जिससे कि ज्यादा लाभ कमाया जा सके। आप भी अंग्रेजों के हित का काम करने गए थे, ना कि पहाड़िया लोगों के हित का। समझ में आई बात? तो आपको भी शक की दृष्टि से स्वाभाविक है देखा ही जाएगा। इन्हीं दिनों सांथालों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। उन्होंने जंगलों का सफाया करके वहां पर खेती प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जमीन जोत कर चावल एवं कपास का उत्पादन करना शुरू कर दिया था तथा बड़ी संख्या में वहां बसने लगे थे। इसीलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़ियों एवं सांथालों के बीच संघर्ष लंबा चला। इन सांथालों को यहाँ राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए बुलाने वाला कोई और नहीं, अंग्रेज ही थे, और इनके बीच में लड़ाई कराने का काम अंग्रेजों ने ही किया। देख लो, ना उनकी लाठी टूटी और सांप भी मर गया। उनकी लाठी नहीं टूटी, अंग्रेजों को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। हमें ही आपस में लड़ाकर उन्होंने अपने मंसूबों को पूरा कर लिया। यह है अंग्रेजों की नीति कुशलता, यह है अंग्रेजों की नीति कुशलता। आप इस चीज को समझिए, पहाड़िया भी हमारे, सांथाल भी हमारे, जमीन भी हमारी, जंगल भी हमारा, खेत भी हमारे, और प्रॉफिट किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का सारा प्रॉफिट। हमें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला। अब देखिए आगे, जब इन सांथालों ने अपनी मेहनत से जंगल को काट कर उपजाऊ खेत में तब्दील कर दिया, इनके साथ क्या करते हैं ये भी सुन लो। इनकी भी कोई खास इज्जत नहीं करेंगे। इनकी जमीनें कैसे हथियाई जाएगी, जमींदारी प्रथा में कैसे ली जाएगी, ये भी सुन लो। इनको भी लूट लिया जाएगा कुछ समय के बाद। इनको भी मालिक से नौकर बना दिया जाएगा, क्योंकि कर का कुचक्र ऐसा है कि उस कुचक्र से आप बाहर निकल ही नहीं सकते। उस कर चक्र में एक बार आप पिस गए तो पिस गए बाबू, फिर आपका निकलना संभव नहीं है, असंभव है। असंभव, संभव नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनो। राजमहल श्रृंखला का एक भाग था गंजूरिया पहाड़, जिसके पार करने के बाद बुकानन एक गांव में पहुंच गया। इस पुराने गांव के आसपास की जमीन को खेती के लिए साफ कर लिया गया था तथा इस क्षेत्र का काया पलट कर दिया गया था। इसके विषय में बुकानन ने लिखा है, गंजूरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूं इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बुकानन ने जितनी बढ़िया सरसों और तंबाकू वहां देखी, उतनी कहीं नहीं देखी। देख लीजिए क्या कह रहे हैं बुकानन बाबू। तो जब ये देखता है कि इन लोगों के अंदर जंगलों को काट कर खेत बनाने की क्षमता है, तो अंग्रेजों को एडवाइस करता है, इन लोगों के बारे में बताता है। फिर क्या होता है सुनना। यहां पर यह भी जानना उपयोगी होगा कि सांथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे। ये लोग यहां रहते नहीं थे, इनको लाया गया है। किस लिए? पहाड़िया लोगों से जंगल को कटवाने के लिए, खाली कराने के लिए और जंगलों को खेत में तब्दील करने के लिए। समझ में आई बात? ये पूछा जा सकता है प्रश्न, और ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सांथालों के माध्यम से पहाड़िया लोगों को किस प्रकार से राजमहल की पहाड़ियों से बाहर निकाला गया।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड का, बहुत ही ज्यादा। तो बहुत ही समझदारी के साथ काम करना है आपको, बहुत ही समझदारी के साथ। अगर आप समझदारी के साथ काम कर गए तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, और नहीं कर पाए, सर पत्थर ठक कदे मारना उस पर, ठीक है, और फूट जाएगा थोड़ा सा, और क्या होगा इससे। यहां पर यह भी जानना उपयोगी होगा कि सांथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, सुन रहे हो ना क्या कह रहा है, जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान सांथालों की ओर गया। उनका ध्यान किधर गया? सांथालों की ओर। कब गया? जब वो पहाड़िया लोगों को अस्थायी कृषक नहीं बना पाए तो। अस्थायी कृषक नहीं बना पाए किनको? पहाड़िया लोगों को। तो उनका ध्यान किधर गया? सांथालों की तरफ। आगे सुनो। जमींदारों ने सांथालों को नई भूमि तैयार करने तथा खेती का विस्तार करने के लिए भाड़े पर रखा था। किस पर रखा था? भाड़े पर रखा था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भाड़े पर रखा था। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया। पहाड़िया लोगों का व्यवहार भी उपद्रवी था तथा जंगल काटने के लिए वे हल को हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं थे। उनकी अपेक्षा सांथालों को ना तो जंगलों का सफाया करने में कोई संकोच था और ना ही खेती करने में। देखो, पहाड़िया लोगों को तो जंगल काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनको तो पूरा था, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या लिखा है देखो, पहाड़िया लोगों का व्यवहार भी उपद्रवी था तथा जंगल काटने के लिए वे हल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। कौन? पहाड़िया लोग। लेकिन इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किनको? सांथालों को। ठीक है, उनकी अपेक्षा सांथालों को ना तो जंगलों का सफाया करने में कोई संकोच था और ना ही खेती करने में, बल्कि भूमि की जुताई तो वे पूरी ताकत लगाकर करते थे। इस दृष्टिकोण से वे अंग्रेजों को आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए। इसलिए ये अंग्रेजों को आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए कि अब इनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई जा सकती है। आराम से इन जंगलों को काटकर खेत बनाया जा सकता है और अपने मंसूबों को पूरा किया जा सकता है। ऐसे थे अंग्रेज। कितने प्यारे थे अंग्रेज ना, कितने प्यारे थे। वर्षा ऐसा नहीं कहते बेटा, बहुत प्यारे थे वो, बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। इतने प्यारे थे कि हमारा इतनी बार काट दिया फिर भी हम कभी समझ नहीं पाए, और ना हम आज भी समझ पा रहे हैं। आज भी हम समझने को तैयार नहीं है। ये हमारे देश के लिए कितने बड़े सुख और सुविधा की बात है, कितने बड़े सुख और सुविधा की बात है। आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं और समझना भी नहीं चाह रहे हैं, है ना। तो नहीं समझो, मत समझो, फिर बनोगे गुलाम, फिर खाओगे जूते, फिर चाटोगे जूते, तभी आएगा मजा, आनंद भोगोगे। ठीक है, आगे सुनो फिर इसी बात पे। सांथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े क्षेत्र को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित करके इन सांथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके इसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंबे गाड़कर उसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाके के अस्थायी कृषकों की दुनिया से तथा पहाड़िया लोगों की पहाड़ी से अलग कर दिया गया। सांथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त रखी गई थी कि उनको जो भूमि दी गई है
उसके कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और अस्थायी किसान बनना था। ये उन्हें टारगेट दिया गया था। किन्हें? सांथालों को। और वो अपने टारगेट में लग जाते हैं। देखो भारत के लोग मेहनती तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें अपने लिए मेहनत करना नहीं पसंद, उन्हें दूसरों के लिए मेहनत करना बहुत पसंद है। दे आर डेडिकेटेड फॉर अदर पीपल्स, नॉट फॉर ओन सेल्फ। कितने एक सुख की बात है, हम अपने काम के लिए उतने समर्पित नहीं है जितना समर्पित हम दूसरों के काम के प्रति हैं। अब जब आप दूसरों के काम के प्रति समर्पित रहेंगे तो फिर आपका समर्पण किसी काम का नहीं रहेगा। आपका विकास तो नहीं होने वाला, सामने वाले का जरूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे सुनिए। राजमहल की पहाड़ियों पर सांथालों के बसने के समय पहाड़िया लोगों ने इनका क्या इससे ऊपर वाला दामिन एक कोह में सीमांकन के बाद सांथालों की बस्तियां तथा जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। सांथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, वह 1851 तक 1473 हो गई तथा इसी अवधि में जनसंख्या 3000 से बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। खेती के विस्तार के साथ साथ कंपनी के राजस्व में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जो सांथालों को बसाने के पीछे उनका उद्देश्य था। बात समझ में आ गई? उद्देश्य की पूर्ति हो गई कि नहीं हुई? हो गई ना? मत मानो तुम नहीं बदलोगे तो हम दूसरों को लाके बसा के उनसे जंगल साफ करा के खेत बनाकर रेवेन्यू कमा लेंगे। वी आर अंग्रेज, वी हैव बुद्धि टू यूज हाउ टू मेक मनी। तो हमने अपनी बुद्धि पूरी लगाई और हमने आपको चूतिया बनाकर आपके देश को लूट लिया, और आपके ही लोगों के माध्यम से, किसी और के माध्यम से नहीं। पेपर में ये बातें मत लिखना, लेकिन लिखना सही से, ठीक है, कि किस प्रकार से सांथालों का प्रयोग किया गया राजमहल की पहाड़ियों से पहाड़िया लोगों को बाहर निकालकर जंगलों को बर्बाद करके खेत बनाने में। ठीक है, ये बातें लिखनी है वहां पर उस दृष्टिकोण से। ठीक, आगे सुनो। राजमहल की पहाड़ियों पर सांथालों के बसने के समय पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, परंतु बाद में वे पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए बाध्य कर दिए गए। धीरे धीरे वे गरीब होते चले गए, क्योंकि अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें दामिन का हिस्सा बन चुकी थी तथा पहाड़िया लोगों के लिए दुर्लभ हो गई थी। इसके विपरीत सांथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था तथा वे एक जगह बस गए थे। समझ में आई बात? अब सांथालों की चांदी चांदी हो गई थी, और जिसने मेहनत करके, पूरी मेहनत करके जमीन को, जंगल को जमीन बनाया हो, वो किसी भी कीमत पर उस जमीन को अपने हाथ से तो जाने नहीं देगा। मरना स्वीकार करेगा लेकिन जमीन को हाथ से जाने नहीं देगा, कुछ भी हो जाए। आगे सुनिए। परंतु सांथालों की समझ में यह शीघ्र ही आ गया कि जिस भूमि को साफ करके उन्होंने उस पर खेती शुरू की थी, उस पर सरकार भारी कर लगा रही है और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे हैं। अब सांथालों को भी बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई कि ये सरकार जल्दी ही हमारी मेहनत से तैयार की गई जमीन कर के माध्यम से जमींदारों के हाथों में पहुंचा देगी। भाई कर इतना बढ़ा दिया गया, पैदावार उतनी है नहीं, तो मजबूरन आपको क्या जमींदार से क्या लेना पड़ेगा? लोन कर लेना पड़ेगा, है ना? लोन लेना पड़ेगा, और लोन आप चुका नहीं पाओगे तो एक ना एक दिन जमींदार क्या कर लेगा? आपकी जमीन को हड़प लेगा। एक ना एक दिन तो वो आपकी जमीन को हड़प ही लेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे बेटा, ये वास्तविकता है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ देखते रह जाओगे। फिर से कह रहा हूं, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ देखते रह जाओगे।
समझ में बात? तो यही होता भी है संथालों के साथ। आगे सुनो। साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज दे रहे थे, जिसे अदा न कर पाने की स्थिति में जमीन पर ही कब्जा कर लेते थे। इन परिस्थितियों में सांथालों को वास्तविकता समझ में आने लगी। इसके उनके मन में इच्छा जागृत हुई एक ऐसे आदर्श संसार के निर्माण की जहां उनका अपना शासन हो। उन्हें शोषण का एहसास होने लगा था। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है जमींदारों, साहूकारों एवं औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का। परिणाम स्वरूप उन्होंने विद्रोह 1855-56 में किया, यद्यपि दबा दिया गया। सांथाल विद्रोह के बाद सांथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर एवं वीरभूमि जिलों में से लिया गया। ठीक है, तो इन्होंने भी इस बात को समझ लिया और विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, बुकानन का विवरण पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद आते हैं दक्कन। देखना थोड़ा टाइम देखेंगे है अपने पास। बुकानन का विवरण क्या है? बुकानन क्या कह रहा है? बुकानन राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया लोगों तथा सांथालों के विषय में जो विवरण हमने दिया है, उसका आधार है बुकानन का वृत्तांत। निसंदेह बुकानन का विवरण महत्वपूर्ण है और हमारे लिए जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु उसके वृत्तांत को अपने विवरण का आधार बनाने से पूर्व हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली बात तो यह कि बुकानन कोई सैलानी नहीं था। ठीक है, बुकानन कोई सैलानी नहीं था, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। वो सर्वेक्षक था, वो जमीनों का सर्वे करने आया था और वो ये पता करने आया था कि किस जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाए जिससे कि अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल सके। ठीक है, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, जिसे कंपनी ने कुछ स्पष्ट हिदायतें देकर कुछ आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। उसे यह भी बता दिया गया था कि उसे क्या देखना, खोजना तथा लिखना है। उसकी यात्राओं का खर्च भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही उठाती थी। दूसरी बात यह कि बुकानन अपने साथ नक्शा विशो, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के साथ यात्रा करता था। इसलिए जिस भी गांव में वह जाता था, वहां के लोग उसे सरकार के एक एजेंट के रूप में देखते थे। तो ये जो हमने पढ़ा, ये सब हमने बुकानन के ही विवरण से पढ़ा, लेकिन हमें पढ़ते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है कि इसका क्या दृष्टिकोण रहा है और इसने किस पर्पस से चीज को लिखा है। जब तक आप चीजों के पर्पस को नहीं समझोगे ना, तब तक आप कितना भी कुछ कर लो कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने पर्पस को एनालाइज कर लिया तो आप समझ पाओगे कि किस दृष्टिकोण से चीज को लिखा गया है और हमें पढ़ते हुए किन सावधानियों को बरतना है, किन सावधानियों को बरतना है और क्या ये नहीं लिख सकता, ये क्या नहीं लिखेगा और क्या लिखेगा, इसमें आप अंतर कर पाएंगे। जब हम क्या समझ पाएंगे, उस व्यक्ति के उद्देश्य को समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति ने किस उद्देश्य और किस मानसिकता से इस चीज को लिखा है, किस उद्देश्य से और किस मानसिकता के साथ इस कार्य को अंजाम दिया है। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हम उस चीज को भी समझ जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी पक्का? आगे सुनो। एक आधुनिक विद्वान ने लिखा है, जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उन्होंने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, भूगोलविदों, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निस्संदेह असाधारण प्रक्षेपण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था।
वो भारत के रिसोर्सेज को लूटने के लिए आया था कि कैसे वो अंग्रेज भारत के रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सके अपने हित में। वो इन सब चीजों का धनी व्यक्ति था, वो बहुत ही विद्वान था, वो एक भूगोल शास्त्री था, वो एक वनस्पति वैज्ञानिक था, वो एक चिकित्सक था, वो एक सर्वेक्षक था। तो इतनी सारी काबिलियत वाला व्यक्ति था वो, और वो आया ही इसी पर्पस से था कि वो पता कर सके कि भारत की इस भूमि में कहां क्या है और क्या उगाने पर, क्या लगाने पर कितना कहां से बेनिफिट मिल सकता है। इस दृष्टिकोण से वो आया था। समझ में आई बात? ये है बुकानन। आपसे पूछा जा सकता है बुकानन कौन था, बुकानन कौन था, ये पूछा जा सकता है। आगे सुनिए। बुकानन के वृत्तांत को अपने विवरण का आधार बनाने से पहले हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि एवं प्राथमिकताएं अस्थायी निवासियों से भिन्न होती थी। इसका प्रमाण यह है कि उसने जो कुछ भी देखा उसके बारे में वह यह नहीं लिखता कि उसने क्या देखा तथा भूदृश्य कैसा था। वह अपने विवरण में वह यह भी जोड़ता है कि उस भूदृश्य में कुछ फेरबदल करके उसे कैसे अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। देख रही हो शब्द? वो सिर्फ ये नहीं बता रहा कि यहां पर क्या क्या है, वो ये भी बता रहा है कि हाँ, ऐसा बदलाव करने से हमें ऐसा फायदा हो सकता है। अगर हम यहां पर इस प्रकार की फसल लगाएं तो हमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो बुकानन क्या है? एक सलाहकार है। किसका? अंग्रेज सरकार का, कि हाउ टू यूज दिस लैंड फॉर मेकिंग रेवेन्यू, मोर एंड मोर रेवेन्यू। समझ में आई बात? कि कैसे इस जमीन का हम अपने लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके पैसा कमा सकते हैं, कैसे इनको मूर्ख बनाकर इस जमीन पर ये फसल उगवाई जाए जिससे कि हमें और प्रॉफिट हो। समझ में आई बात? आगे सुनो। कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, कौन से लगाए जा सकते हैं तथा वहां कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं। बुकानन जहां कहीं भी गया उसने वहां पर पत्थरों, चट्टानों तथा वहां की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने नमक बनाने तथा कच्चा लोहा निकालने की अस्थायी पद्धति का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों और खनिजों को खोजने की कोशिश की तथा लौह खनिज, अबरख, ग्रेनाइट और सोरे से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। मतलब भारत के सभी खनिजों का पता करने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बुकानन के विवरणों तथा विशेषकर उसकी प्रेक्षण शक्ति के आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि उसका आकलन कंपनी के वाणिज्य सरोकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। अगर विकास करना है तो मतलब वो जंगली जीवन को पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से सोचने वाला व्यक्ति था। उसका दिमाग सिर्फ व्यवसाय में चलता था कि ज्यादा से ज्यादा कैसे रिसोर्सेज का यूज करके मनी मेकिंग की जा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके।